सुप्रभात। आज के इस आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं अपने विद्यालय के प्रमुख कैप्टन तरुण सिंघल सर का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, उस कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। मेरे आज के इस प्रशिक्षण सत्र का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। और सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति या रचना। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भाषा क्या है या किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? जी मैम। जरूर सर। भाषा हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही। रश्मि मैम। जी हाँ रश्मि मैम, जब हम मैं सुन रही हूँ। जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रश्मि मैम, भाषा भावनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ने बहुत ही सही जवाब दिया है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा की परिभाषा भी है, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आइए, क्या आप सभी को पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? बताएंगे? हिंदी। यस मैम, हिंदी। हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्र स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित किया गया है। अब आते हैं भाषा के रूप की बात करें। भाषा के दो रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। आइए इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करूंगी आपसे। लिखित तथा मौखिक ये भाषा के दो रूप हैं, जिसमें जब हम बोलकर या सुनकर अपने भावों को प्रकट करते हैं या समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है? जब हम बोलकर या सुनकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखकर या पढ़कर जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं या समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आइए, आपको स्क्रीन पर ये दिखा रही हूँ पहला चित्र। ये पहला चित्र जो नजर आ रहा है, इसमें एक बालिका किताब पढ़ रही है। आप लोग अपना उत्तर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। किताब पढ़ना। I think your screen is not visible, sir. मौखिक भाषा मैम, मौखिक भाषा। किताब पढ़ना। मैं बता दूं कि पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है। इसलिए यह एक लिखित भाषा है। ओके, आइए दूसरा चित्र देखिए। यह बालिका चित्रपटल पे सुन रही है।
मैम आपका कोई इमेज दिख नहीं रहा है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ये ऐसा कंटेंट जो है इट इज विजिबल। मौखिक भाषा में दिख रहा है मैम, दिख रहा है स्क्रीन। दिख रहा है मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। आइए ध्यान दीजिए मैम तो दूसरा चित्र मैं दिख सकती हूँ, अपना उत्तर चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ये बालिका रेडियो सुन रही है। रेडियो सुनना, गाना सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यह भाषा का मौखिक रूप है। सुनना या बोलना मौखिक रूप है। ये देखिए, ये बालिका टेलीविजन देख रही है। ये क्या होगा? मौखिक मौखिक रूप क्या होगा? मौखिक मौखिक होगा। क्योंकि वो सुन भी रही है, देख भी रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह बालिका, ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? या मौखिक रूप हुआ? आइए मैम ये लिखित रूप भी होगा, क्योंकि टेलीविजन पे जो दिख रहा है वो देख भी रही है और उसे पढ़ भी रही है। देख रही है, सुन रही है, हाँ। और अगर उस पर कुछ इंफॉर्मेशन यानी कुछ उस पर लिख करके प्रकट किया जा रहा है, तो वह अगर पढ़ के समझ रही है तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक है। ये टीवी देख रही है। देखने का काम कर रही है और वो सुनने का काम कर रही है। यहाँ हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में की उत्पत्ति और क्रमिक विकास कैसे हुआ है। कोई बताएंगे इसके बारे में? यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ पे जैसे आपने दिया है मैम कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति और विकास, हिंदी भाषा बनी कैसे, तो सबसे पहले तो मतलब संस्कृत सभी लोग जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है। बिल्कुल वो संस्कृत तत्सम से ही तद्भव हुआ। या उग्रपति सर है यहाँ पे, बहुत अच्छे से जानते हैं संस्कृत सर। हाँ, बताइए। तो वो सारी भाषाओं की जननी है। तो इसके दो रूप थे पहले, संस्कृत के पहले दो रूप थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, ठीक है। माने उसके बाद उसी संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली से फिर प्राकृत भाषा आई और प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश आया। अपभ्रंश जो है वो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है। ऐसे बहुत सारी किताबों में दिया हुआ रहता है कि अपभ्रंश जो भाषा है वो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था, क्योंकि अपभ्रंश में उतने सारे वर्ण नहीं थे। तो उसमें क्या किया गया कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो हिंदी में जैसे हम लोग बच्चों पढ़ाते हैं हिंदी का नहीं, जो बताया गया है ये हिंदी भाषा के विकास में क्या जी आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने देखा, बिल्कुल नाम बोलिए। तो ये हिंदी भाषा की क्या है, उत्पत्ति तथा क्रमिक विकास को दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि राजू सर ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका विस्तार करके बताया है। मैं आपके सामने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जिन्होंने किया था वो गारसाजा तासी थे, ठीक है। किसी भारतीय विद्वान द्वारा किसी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया था। काल विभाजन करने वाले हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज हजारिका। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकर्ता कौन है? मिश्र बंधु। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। मैं आपके सामने
आप सभी से एक प्रश्न और करना चाहती हूँ कि माध्यमिक कक्षाओं में आदर्श अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, खासकर हिंदी भाषा या भाषा शिक्षक, इसे अपने तौर पर बता सकते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में आदर्श अध्यापक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अध्यापक अपनी योग्यता या अनुभव के द्वारा अधिगम क्रियाओं का निर्माण करे, बच्चों को समय सारणी तैयार करने व उसका अनुपालन करने को प्रेरित करे, बच्चों को सामुदायिक सहभागिता सिखलाए, यानी एक साथ मिलजुल कर कैसे काम किया जाए, बच्चों को सामाजिक जीवन के गुणवत्ता का मूल्यांकन करना भी सिखलाए, समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व भी बच्चों को सिखाए जाएं, उनका क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, ये भी बच्चों को सिखलाया जाना चाहिए। अधिगम एक मिनट रश्मि मैम, परिवर्तन बोलिए रश्मि मैम, जी मैम, किसी का माइक अनम्यूट है मैम, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज बोलिए सब लोग को म्यूट हो जाने के लिए। क्या अपना माइक सभी लोग ऑफ कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे शिक्षण बिंदुओं की पहचान की जाए जिसमें कक्षा में विद्यार्थी निरंतर सक्रिय भागीदारी करें और अध्यापक भी इस प्रक्रिया में उनका साथी बने। और अंतिम है, विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर न समझा जाए। अब मैं ये जो देख रहे हैं, ये भाषा कौशल हमें बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या है, जो हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं, पहला है श्रवण शक्ति, ये है जिसे हमें लिसनिंग स्किल बच्चों में इसके विकास के लिए हमें बल देना चाहिए। वाचिक कौशल यानी स्पीकिंग स्किल, पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल और लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल, इन 4 कौशलों पर हमें विशेष बल देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य के 2 भेद हैं, कौन कौन से, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य के कुछ तत्व हैं, प्रमुख 4 तत्वों के जिक्र किया जाए। इसमें पहला है भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। इन सभी का होना अनिवार्य है, साहित्य में इन तत्वों का होना अनिवार्य है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। सभी को आवाज आ रही है, देखिएगा। भाषा शिक्षण के 4। नमस्कार, मैं हूँ विकास और आज हम बात कर रहे हैं संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के, जिसमें लास्ट वीडियो में बात की थी कि संतुलित भाषा पद्धति क्या है, उसके 4 खंडे मॉडल, कैसे हम संतुलित के बनाते समय भाषा सिखाने का कार्य क्लासरूम में, प्राथमिक कक्षाओं में, बुनियादी साक्षरता में कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 4 खंडे मॉडल में 4 चीजें हैं। पहला है मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पठन, लेखन। इन 4 खंडों को चारों को एक साथ लेकर चलने की बात की गई है। मौखिक भाषा विकास में अगर देखें हम, चित्रों पर चर्चा, अनुभव बातचीत, कहानी सुनाना, उन पर चर्चा, कहानी पढ़कर सुनाना, उन पर चर्चा, अभिनय, रोल प्ले, कहानी बनाना, वस्तुओं घटनाओं का अंदाजा लगाना, निर्देश देना, उन निर्देशों का पालन करना। शब्द पहचान में ध्वनि चेतना, तुखान शब्दों पर कार्य है, वाक्यों में शब्द पहचान पर कार्य है, शोध में ध्वनि पहचान और पहली ध्वनि की पहचान, डिकोडिंग, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग। पठन में उभरता पठन, शब्द पठन, वाक्यांश पठन और सरल पाठ पठन। लेखन में देखें तो उभरता लेखन, डिकोडिंग संबंधित लेखन, संरचनात्मक लेखन और प्रभावपूर्ण लेखन आते हैं। मौखिक भाषा विकासों के लिए आप देखोगे शुरुआत में जो हमारे प्रश्नों की प्रकृति होती है, हमारे प्रश्न इस तरह के होते हैं जो याददाश्त वाले होते हैं, बच्चे जिनका आंसर अपनी मेमोरी से दे सकते हैं कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। कोई चित्र अगर दिखा रहा है तो मेले में गए थे तो कौन कौन गए थे, सर इस तरह के सवाल होते हैं जो मेमोरी से दे जाते हैं। उसके बाद हम किस तरह इसके आयाम को बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह के सवाल रखें जहाँ बच्चों को सोच के जवाब देना पड़े। मतलब कि जैसे हम कहा था कि
इस चित्र में बैल दिखाई दे रहा है कि बैल आपको मारने तोड़ पड़े तो आप क्या करोगे। मेले में अगर आपका दुकान बंद हो जाए, जो आपका या दुकान पे कुछ सामान ना मिले या बारिश आ जाए अचानक से, तो आप क्या करोगे। यहाँ बच्चों को सोच के कुछ जवाब देना पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। शुरुआत के सवाल हम किस तरह के पूछ रहे हैं, सिंपल कि क्या है कहानी में, कौन कौन है, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। बाद में अगर आपको कुछ नया अंत देना हो कहानी को बदलना हो तो कैसे बदलोगे, है ना। कहानी में अगर ये पात्र हटा दिया जाए, इस पात्र के कोई दूसरा पात्र आ जाए तो क्या कहानी में फर्क पड़ेगा। जो ये सोचना के मौके दे रहे हो आपको, तो इस तरह के हम सवाल दे सकते हैं। इसके आप फोल्डिंग में देखते हैं, शुरुआत में हम अधिक ज़्यादा मदद की जरूरत पड़ती है बच्चों को हेल्प करने की। एक शब्द वाले उत्तर, छोटे छोटे हम उत्तर तो उनसे डिमांड कर रहे हैं, बट हम चाहते भी नहीं कि बच्चे बड़े बड़े पूरे वाक्यांत में या विस्तार में उत्तर दें। पर बाद में हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर समूह में, जोड़ों में, व्यक्तिगत रूप से पूरा उत्तर दे पा रहे हो, पूरी भाषा में उत्तर दे पा रहे हो। जैसे क्या नाम है आपका, लिख लिए। कहाँ रहते हो, जगह का नाम लखनऊ में रहते हैं। क्या कहाँ रहते हो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। पूरे शब्द बोलने की कोशिश करना। थोड़ा सा इसमें स्कैप होल्डिंग, वाक्य संरचना को बच्चों को पकड़ना होगा, किस तरह से बच्चों उसको जवाब दे पाएंगे। काम में लेने वाले पाठ की प्रकृति। शुरुआत में हम बिग बुक वगैरह ऐसी किताबें लेते हैं जिसमें बड़े चित्र होते हैं, सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं। तो आप देखोगे कि जिस तरह की किताबें होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी जिसमें धीरे धीरे लेवल के अनुसार टेक्स्ट की मात्रा बढ़ती रहती है, चित्रों की मात्रा कम होती रहती है। बाद स्थानीय भाषा से औपचारिक भाषा की ओर। शुरुआत में जब बच्चों से बातचीत हो रही है, किताबों के अंदर भी ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए जो बच्चों की भाषा है, जो बच्चे बोलते हैं। और धीरे धीरे जो मानक भाषा में बच्चों को सिखानी है, उस ओर हमें बढ़ना ही होता है। शब्दावली और पृष्ठभूमि ज्ञान सरल, और जब अभी बात हुई बच्चों को ऐसे शब्द यूज करने हैं जो उनकी पहचान में है, जो उनके शब्दकोश में शामिल हैं, और धीरे धीरे उसमें हम नए शब्द बढ़ाते जाएंगे, उस शब्दकोश का विस्तार करते जाते हैं। कक्षा में डिकोडिंग पे कैसे काम करेंगे, तो डिकोडिंग पे सबसे पहले वर्ण परिचय पे काम करेंगे। वर्ण के बाद हम अक्षरों पे जाएंगे, फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, फिर नए वर्णों और अक्षरों के परिचय और शब्द बनाना, शब्द पढ़ने का अभ्यास, शब्द स्तर की गतिविधियां करना, विभिन्न प्रकार के खेलों से डिकोडिंग का अभ्यास, और लास्ट में डिकोडेबल पार्ट पढ़ाना। डिकोडेबल पार्ट मतलब अभी तक जो वर्ण, जो अक्षर हमने मात्रा बच्चों को सिखाए हैं, उन्हीं के प्रयोग होना है उसके अंदर। कहानी से ये अलग है, कहानी में सारे वर्ण, कई मात्राएं क्या आएंगी, इससे फर्क नहीं, कुछ भी आ सकता है। पर डिकोडेबल पार्ट में वही जो बच्चों को अब तक पढ़ाया जा सकता है, जो बच्चा डिकोड करना जानता है, सब बच्चे में विश्वास आए कि मुझे पढ़ना आ रहा है। हम लोगों ने ये वीडियो देखा जिसमें भाषा शिक्षण के 4 खंडीय मॉडल की रूपरेखा को दर्शाया गया था। काफी विस्तार से इसमें बताया गया है। अगला अपना आप सभी लोग माइक म्यूट रखें। लेखन की दक्षताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो है स्पष्ट लेखन, कथ्य, अवसर, देश काल, पात्र अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, विचारों अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कल्पना के अनुसार शब्द चयन की दक्षता होनी चाहिए, और विचारों में नवीनता और मौलिकता का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। लिपि के मान्य रूप का ही व्यवहार करना चाहिए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। लिपि के मान्य रूप क्या है वो मैं आपको दिखलाती हूँ। पहला ये है कि कारक चिन्ह का प्रयोग। संज्ञा शब्दों के कारक चिन्ह पृथक लिखे जाएंगे, जैसे राम ने और रावण को। यहाँ या राम ने जो है वो कारक चिन्ह है, ने, और यहाँ को एक कारक चिन्ह है। लेकिन जब इसका प्रयोग हम लोग सर्वनाम शब्दों के साथ करते हैं तो जैसे उसको साथ में लिखा जाता है, जैसे उस और ने, इनको मिला के लिखेंगे उसने या उसको आदि। तीसरा है यदि सर्वनाम के साथ 2 कारक चिन्ह एक साथ आते हों तो विशेष ध्यान रखना क्या होता है, वो है कि पहला कारक चिन्ह मिलाकर और दूसरा पृथक रखना होता है। जैसे इनमें, में भी कारक चिन्ह है और से भी कारक है। उसी प्रकार से तो इनमें हम लोगों ने एक साथ मिलाकर लिखना है और से अलग करना है। आप ही के लिए, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो मानक लिपि के मानक रूप हैं, इन्हें हमें बच्चों को बताने चाहिए। दूसरा है योजक या हाइफन का प्रयोग। योजक का प्रयोग स्पष्ट
स्पष्टता के लिए किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना पीना, चाल चलन आदि। सा, से, सी आदि से पूर्व योजक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहा जाता है तुम सा या चांद सा मुखड़ा, चाकू से तीखे। इस तरह से जब हम लोग सा या से लगाते हैं उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास के योजक चिन्ह का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उनके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूत तत्व, ये क्या है? पृथ्वी तत्व या भूत तत्व, भूत होने का भाव आदि। कठिन संधियों के से बचने के लिए भी योजक का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे त्रिअक्षर आदि। ये बातें महत्वपूर्ण है जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए। अनुस्वार, अनुस्वार और शिरोस बिंदु। अनुस्वार, संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्णों, वर्गीय वर्णों यानी य, र, ल, व और श से तो सबसे यथावत होता रहेगा। जैसे संस्था या संवाद, इसमें अनुस्वार ऊपर लगाया गया है, अंश, कंश, ये सब। लेकिन यदि पंचम वर्ण की बात की जाए, ये पंचम वर्ण यहाँ दिए गए हैं, साथ साथ आए, तो पंचम वर्ण में अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अ न संयुक्त हो जाता है, सम्मेलन स म यहाँ संयुक्त हो जाता है। तो अनुस्वार या शिरोरेखा कैसे लगाई जाए, ये बच्चों को विशेष तौर पर बताना आवश्यक है। विसर्ग, तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का उपयोग अनिवार्य है। आप देखते ही हैं, अतः, पुनः, मूलतः, अंततः आदि। उसके बाद तद्भव व देशी शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए। अब विदेशी भाषाओं की बात की जाए, जैसे अरबी, फारसी, मूलक के शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें हिंदी रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे कलम, किला, दाग आदि। उच्चारणगत भेद बताने के लिए यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं। जो ये है राज, यहाँ नीचे बिंदु लगी है और इसका विशेष तौर पे उच्चारण होगा राज, खुदा आदि। अंग्रेजी के जिन शब्द में औ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आपको शब्द है हॉल, मॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी भाषा से ली गई है और इनका करते हैं। लेखन के भाग, ये है लेखन के 3 भाग हैं: सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन और संचार माध्यम के लेखन। गद्य साहित्य की विद्याएं, ये कौन कौन सी विद्याएं हैं? जैसे देखिए, गद्य साहित्य के अनेक विधाएं हैं: कहानी लेखन, निबंध लेखन, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, लेखाचित्र आदि। उसी प्रकार पद्य साहित्य की विद्याएं हैं। पद्य साहित्य की अनेक विद्याएं किस प्रकार है? दोहा, छंद, कविता, साठी, गीत, पद आदि। बच्चों में लेखन के भाग यानी सृजनात्मक कौशल को विकास करने के लिए 3 भागों में लेखन को बांटा गया है: सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन और संचार माध्यम के लेखन। जैसा कि हम लोगों ने देखा, माध्यमिक स्तर पर कविता लेखन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, ये भी बच्चों को जानकारी देना आवश्यक है कि जब वो कविता लिखें तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, संदेश देना, संवेदनशीलता को जन्म देना, मनोरंजन करना। कविता हमारी मनोरंजन भी करती है, इसलिए देश हित एवं सार्वजनिक मुद्दों पर को उठाना, ये भी हम लोग कविता के द्वारा करते हैं।
काव्य के प्रति प्रेम जागृत करना, शुद्ध, स्पष्ट और उचित आरोह अवरोह अनुसार कविता पाठ करने की योग्यता का विकास कराना। ये सभी बच्चों में इस तरह के बच्चों में कविता किस तरह से पढ़ी जाए, कहाँ उतार हो, कहाँ चढ़ाव हो, इसको भी बताना बहुत ही आवश्यक है। काव्य के विभिन्न स्वरूप तथा उनकी विशिष्टताओं के से परिचित कराना, काव्य के में वर्णित कवि या कवित्रियों की अनुभूतियों, काल्पनिक तत्वों एवं भावों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास कराना आदि, ये सब चीजें हैं जो हमें माध्यमिक स्तर पर कविता लेखन के उद्देश्य हैं, जो बच्चों को ये बताना जरूरी है। अगला है कहानी की विशेषताएं। कहानी की विशेषताएं, कहानी कैसी होनी चाहिए? आकार में छोटी होनी चाहिए, 1 घंटे या एक बैठक में उसे पूरी पढ़ी जा सके, वैसी कहानी होनी चाहिए। और कहानी में जीवन के एक तथ्य का या संवेदना अथवा एक स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण हो। कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुण है। आइए मैं ये जो चीजें बता रही हूँ, अभी हम लोग एक कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें आप लोगों को ये सब सारी चीजें उस कहानी में विशेष तौर पर डालनी होगी। कहानी में जीवन का यथार्थ होता है, यह यथार्थ ऐसा हो जो कल्पित होते हुए भी सच्ची लगे। कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है। मैं आप लोगों को एक वीडियो अभी दिखाऊंगी जिसमें कहानी दिखाया गया है और उसके बाद हम लोग कहानी गढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। आइए इस कहानी को ध्यान से देखें। श्याम नाम का किसान फूटा घड़ा। एक गांव में श्याम नाम का किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे जिसमें वो रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था, लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। नदी से पानी लाने पर जिसकी वजह से एक घड़ा भरा रहता था और दूसरा आधा ही भरा रहता था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचाता है। वहीं घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसीलिए वो फूटे घड़े से कहता है, तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार कर देते हो। यह सुनकर फूटा घड़े को बहुत दुख होता है। इस तरह दोनों घड़ों की बातें शाम सुन लेता है। वो फूटे घड़े को कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो। मैं शुरू से उस बुराई में छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम में कभी कोई कमी नजर नहीं आई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी से घर वापस आता हूँ, तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास अधिक धन आ जाता है। वो धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसीलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी कम मत समझना। हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए। सभी ने ये वीडियो देखा? आइए ये कहानी हम लोगों ने इससे क्या सीख मिलती है, कोई बताएंगे? क्या सीख यस मिलती है? मैम। यस मैम। सब चीजों की अपनी एक खासियत होती है, अपनी अहमियत होती है। कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर लोगों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है। सबकी
वी कैन से कि उपयोगिता होती है किसी दूसरे मायने में, दूसरे सेंस में। अगर आपकी सोच पॉजिटिव अगर बहुत अच्छे नहीं है तो अलग क्षेत्र में काफी अच्छे, तो उनके गुणों को हमें उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। इंग्लिश में एक वर्ड है इंक्लूसिव, सर्वांगीण। जी हाँ, बिल्कुल, सर्वांगीण विकास। हमें अपने बच्चों में सर्वांगीण विकास का प्रयास करना चाहिए। आइए, क्या हम लोग एक कहानी कर सकते हैं? मैं एक कहानी इसी प्रकार से आप लोग कक्षाओं में भी ये क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिसमें कहानी गढ़ना एक कला है और ये मनोरंजन के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो मैं एक कहानी की पहली पंक्ति शुरू करती हूँ और आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा। सभी को एक एक पंक्ति बोलनी है, इस कहानी में आगे बढ़ाना है, ठीक है? एक गांव था जिसमें एक निर्धन लड़का रहता था। आगे की कहानी बढ़ाएं। वो अपनी बूढ़ी माँ और पिता के साथ रहता था और वो बहुत अच्छा। निर्धन होने की वजह से बहुत उदास रहा करता था। उसकी माँ की मृत्यु में भी बहुत सहमति था, पर निर्धन होने के बावजूद वह बहुत बुद्धिमान था और मेहनती था। बहुत अच्छा। नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। मैम, एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, उसे एक मोती मिला, सीप मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहानी में इसी तरह से बाजार गया और एक साहूकार को बेचने का प्रयास किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे। साहूकार को मोती का वो समझ में नहीं आया, फिर वो कहाँ गया? साहूकार को उसके ऊपर शक हुआ कि इस गरीब बच्चे के पास ये मोती कहाँ से आया। बहुत अच्छा। वो मोती वास्तव में बहुत ही कीमती था, वो एक्चुअली एक हीरा था, डायमंड। एक आदमी को एक ही लाइन बोलना है। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं, एक लाइन बोल के आगे कहानी बढ़ा सकते हैं। अजय सर क्रिटिकल कर दिए। कहानी में इसी तरह से कहानी को क्या करना है, हमें मनोरंजक बनाना है। बच्चों से इस तरह के क्रियाकलाप हम लोग कक्षा में भी करवा सकते हैं और तब उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, जिससे वह खुद से सोच सकेंगे और उसे महसूस कर सकेंगे और कहानी के प्रति उन लोगों की रुचि बढ़ेगी। ठीक है, आइए इस क्रियाकलाप को करने के बाद मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। वैसे मैम, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबॉडी, जो आपने ये जो कहानी का रचना का जो करा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, दे गिव यू ए पिक्चर एंड देन दे टेल यू टू राइट ए स्टोरी ऑन दैट, एंड फ्रॉम दैट स्टोरी दे find out your bent of mind, your thinking process, whether you have a positive attitude towards life or a negative attitude. This is a very important thing. The same thing while doing in the class, you can easily make out who are the children who have the positive attitude and who have a negative attitude or whatever it is. So this is a very important psychological thing. Chaliye, please carry on. Yeah. Yes sir, धन्यवाद सर। अनुच्छेद लेखन में उनके विषय में भी बता दूं मैं आप लोगों को। हमें छात्रों को अनुच्छेद लेखन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद वो निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? शब्द सीमा, यानी लगभग 100 शब्दों का में हम किसी भी अनुच्छेद को लिख सकते हैं या उससे कम में। भाषा सरल व महत्वपूर्ण हो। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं? भाषा सरल और प्रभावपूर्ण हो। विषय की तरह
भूमिका एवं उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। निषेध लेखन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त स्तुति, उदाहरण एवं कविता का प्रयोग वांछनीय है। अगला देखिए संवाद लेखन। संवाद लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। संवाद क्या है? जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं रोज, उसे भी हम जब लिखित रूप देते हैं वो क्या है? संवाद लेखन। जैसे और इसको लिखते वक्त क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? बच्चों को भी ये बताना विशेष स्तर पर आवश्यक है। भाषा सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। संवाद रोचक एवं प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद विषय एवं पात्र के अनुकूल होने चाहिए। हाव भाव दर्शाते समय भाषीय चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर संवाद बोला जा रहा है जिसमें कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। अल्प विराम का की आवश्यकता जहाँ हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाए। इस प्रकार से अगर इसका सही प्रयोग न किया जाए तो जानते ही हैं कि ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि रोको मत जाने दो, यहाँ एक वाक्य बोला गया और एक वाक्य बोला गया कि रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में अंतर है। कहाँ? एक बता सकते हैं आप लोग? रोको मत जाने दो। मत जाने दो। रोको के बाद मत से डिफरेंस आता है मैम यहाँ पे। एक तो हो गया रोको मत जाने दो और एक हुआ रोको मत जाने दो। मतलब एक में हम रोक रहे हैं, एक में हम उसको मतलब अग्री मतलब इजाजत दे रहे हैं कि जाओ, और एक में हम उसको मना कर रहे हैं। अल्प विराम का विराम रोको के बाद है और मत के बाद आ रहा है, तो अंतर आ जा रहा है भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? संवाद लेखन में इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, आइए अभी एक एक्टिविटी और करते हैं हम लोग संवाद लेखन से संबंधित। मैं सिर्फ छोटा सा एक एक्टिविटी कराना चाहती हूँ। जैसे हम लोग आपसे बातचीत करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से संवाद में भी क्या है, उसे लिखित रूप देते हैं। लेकिन अभी मैं किन्हीं दो लोगों को बोलती हूँ जो संवाद का विषय मैं दूंगी, उन पर उन्हें संवाद बोलना है। क्या तैयार है सभी लोग? और इस क्रियाकलाप को भी हम लोग अपने कक्षा में करवा सकते हैं और जिससे बच्चों में संवाद लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगी। आइए एक दे रही हूँ मैं, महिला तथा सब्जी वाले के बीच का संवाद बोलना। बोलेंगे? किसके किसके बीच का? महिला तथा सब्जी वाले के बीच का संवाद। ओके, तनुजा मैम और स्वप्ना मैम, आप दोनों बोल सकते हैं। ओके ओके। हु इज सब्जी वाला एंड हु इज महिला? कोई भी अपने से खुद से सेलेक्ट कर लीजिए, खुद से चूज कर लीजिए। साइड कर लो। हाँ सपना मैम, चलिए आप बन जाइए महिला और हम बन जाते हैं सब्जी वाले। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो हमको सब्जी सेल करना है रश्मि मैम? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बोलेंगे आपको। अच्छा ठीक है, मेरे पास हर सब्जी है। चलिए आइए आप खरीदने। शुरू करें। और सब्जी वाले भैया, आज तो आपने बहुत लेट कर दी आने में। अरे सब्जी वाले भैया नहीं, सब्जी वाली दीदी महिला है। महिला बनाना है? हाँ हाँ। सब्जी वाली दीदी, आज आप इतना देर से क्यों आई? 9 बजे आज मेरे घर में कुछ ज्यादा काम था, इसी वजह से लेट हो गया मुझे। अच्छा चलो, आप कहिए क्या लेंगी आज? हाँ हाँ सभी अच्छे हैं। टमाटर लेंगे, भिंडी भी लेंगे, गोभी और लौकी। लौकी नहीं लाई आप? लौकी तो जरूरी थी मुझे। लौकी बहुत महंगी हो गई है मार्केट में, इस वजह से मैं खरीद नहीं पाई। मैं सब्जी बाजार में, सॉरी, सब्जी वाला इज इलिटरेट। मैं इलिटरेट सब्जी वाला हूँ। तो चलो एक काम करो, बाकी सारी सब्जियां तो मुझे दे दो, अब लौकी का मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से लूं। अच्छा ठीक है। आज प्याज नहीं लीजिएगा क्या? नहीं, प्याज नहीं, कल बोली है ना, प्याज नहीं बनेगा घर पर। अच्छा ठीक है।
तो सारे 1-1 केजी तौल दूं? हाँ एकदम। ओके ठीक है, तौल देती हूँ। तब तक आप साइड में खड़े हो जाइए, धूप बहुत है। हाँ बहुत धूप हो गई है, पर होने से पहले कितनी धूप हो गई है शुरू। हाँ बहुत ठीक है, गर्मी है। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी वाले और महिला के बीच का संवाद बिल्कुल इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं लिखने के लिए। और संवाद बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। ये इन सब बातों का ध्यान रखें। मैम आपने सब्जियों के बारे में बताया नहीं कि वो ताजी थी कि नहीं। स्पेशली हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि ताजी आपकी सब्जियां नहीं है भैया। तो आपने इस चीज को तो नहीं, इन्वॉल्व नहीं किया। एक्चुअली जिस सब्जी वाला एंड जो सब्जी लेने आए हैं वो हमेशा मेरी दुकान से लेते हैं, क्योंकि मेरी सब्जियां ताजी रहती हैं। ये पहचान वाला है ना सब्जी वाला, इसीलिए। सब्जी वाले ने भी नहीं बताया कि कौन कौन सी सब्जियां लेकर आए हैं वो। पैसे का जिक्र उन्होंने पहले बताया तो था कि के बाद में ये लोग ये बताई है कि बहुत ज्यादा धूप है, तो धूप में सब्जी आप सूख भी लोगों की सकती है। भाषा सरल नहीं थी। चलिए ठीक है। देखिए हम सरल संवाद बनाते हैं। एक सेकंड जैसे कि वो सब्जी लेने आई मेरे पास। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। मैं इस प्रशिक्षण सत्र को ज्यादा लंबा ना हो इस पर ध्यान रखना चाहती हूँ। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस तरह के संवाद बच्चों में ये क्रियाकलाप करवाई जा सकती है और भी बहुत सारे विषय दिए जा सकते हैं बच्चों को, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद और छात्र और शिक्षक के बीच का संवाद आदि। आप छोटे बच्चों में हम लोग उसके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए चित्र वर्णन को भी के लिए भी प्रेरित करते हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को चित्र दिखलाते हैं और कहते हैं कि इसका वर्णन करो, ये जैसा कि ये स्लाइड में दिखलाया गया है। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखलाना चाहती हूँ, वो सृजनात्मक शक्ति के विकास के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ये बिंदु हैं लिखने की आदत। बच्चों में आजकल लिखने की आदत बहुत ही कम होती जा रही है। इसके विकास के लिए हम लोगों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो लिखने की आदत डाले। फिर उसी प्रकार से वातावरण, हमें बच्चों को इस प्रकार के वातावरण, चाहे वो घर में हो या विद्यालय में हो, वैसे वातावरण देने चाहिए। लिखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जितने चीजों पर अभी हम लोगों ने व्याख्या की है, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन और संवाद लेखन आदि, उन सभी चीजों के द्वारा हम लोग उनको उनमें लेखन के अवसर प्रदान कर सकते हैं। और स्व अध्याय यानी स्वयं पढ़ने की आदत, ये भी बच्चों में विकसित कराना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और अंत में नारा लेखन भी छात्रों के कौशल विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं आप लोगों अब मैं अपने इस सत्र का समापन करने के साथ साथ आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग अपनी तरफ से एक एक नारा बनाएं और बोलने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें कुछ नारे दिए गए हैं। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। और एक दूसरा नारा भी है, इंडिया फ्यूचर क्लीन एंड ग्रीन। और बच्चों में इस तरह से हम लोग विकास कर सकते हैं। क्या आप लोग कोशिश करेंगे? मैम मैं बोलूं? बिल्कुल ये है विशेष, क्योंकि ये है हमारा देश। मैं बोलूं मैम? जी सर। पत्ता पत्ता अक्षर होगा, हमारा देश साक्षर होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई प्रयास करे? कोई भी एक नारा बोलिए। जल संरक्षण से संबंधित, हरियाली से संबंधित, किसी पर भी एक नारा बोल सकते हैं। क्या मैम क्या मैं बोलूं? बिल्कुल।
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हम अपने और कोई बोलना चाहते हैं? मैम मैं आई? बिल्कुल। देश को आगे बढ़ाना है, सबको साक्षर बनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ओके मैम, यस, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी का मान करें। क्या बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रयास करेंगे? चलिए, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं अपने इस कार्यक्रम का ये प्रशिक्षण सत्र का के समापन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। या थैंक यू मैम। धन्यवाद। It was quite a interactive session जो आपने बनाने की कोशिश करी। एंड सबको ये करना चाहिए कि जब तक इंटरेक्टिव नहीं बनाते हैं तो पार्टिसिपेंट्स दे टेंड टू स्लीप, मतलब वो जैसे क्लास में भी होता है, स्विच ऑफ हो जाते हैं पार्टिसिपेंट। तो इंटरेक्टिव बनाने से इंटरेस्ट बना रहता है सब्जेक्ट में। एंड बहुत अच्छा लिया आपने टॉपिक, एंड यू हैव डन जस्टिस टू द टॉपिक आल्सो। धन्यवाद सर। जो इसमें आपने कहानी का और ये सब जो बताया, दिस इज वेरी गुड, दिस कैन बी डन, एंड एवरीबॉडी शुड ट्राई टू मेक द लर्निंग मोर इंटरेक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग। जो हम बात करते हैं, इन सारी चीजों से करके हम लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड यू हैव डन a good job. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Rasmi ma'am.